Bismillahirrahmanirrahim. Mrs. Salma Aslam here, lecturer in economics. Today we will discuss Cobb-Douglas production function after the name of Charles Cobb and Paul Douglas. During 1928, Charles and Cobb-Douglas formulated the production function, and they used the data of American manufacturing industry. But further discussing the Cobb-Douglas production function, its characteristics and scope, first we will discuss what is the definition of Cobb-Douglas production function. तो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो सिंपली शो करता है टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट हाउ इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. तो ये एक रिलेशनशिप शो करता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान. अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन हैं, लेकिन जो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन है ये वाइडली यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में. बहुत सारे ग्रोथ मॉडल्स जो हैं और इवन एम्पिरिकली जो एस्टिमेशन होती है, जितनी भी रिसर्च होती है, उसमें भी मोस्टली जो है वो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. ये क्यों किया जाता है ये हम फर्दर आगे जाके इस पर बात करेंगे. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ. तो ये अमेरिकन एक आर्टिकल में 1928 में जो है Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो पब्लिश हुआ इन अ मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्शन फॉर्म. अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शनल फॉर्म क्या है कि इसमें जो लेबर एंड कैपिटल हैं वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में प्रोडक्शन फंक्शन में है, और इसमें जो है वो एक कांस्टेंट जो है पैरामीटर जो है ए वो भी इनके साथ अटैच होगा. इसको हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. तो ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये सिंपली जो उस एट दैट टाइम में जो है इसको प्रेजेंट किया गया था, तो ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 था, यानी कैपिटल और लेबर जो थे वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 थे, और ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को शो करता है. तो इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे कि व्हाट इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 और व्हाट इज़ द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. तो इनको हम देखते हैं. इससे पहले हम थोड़ा सा देख लें कि ये होता कैसे है. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन, और हम इसको कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल Cobb-Douglas प्रोडक्शन था जो एट दैट टाइम जो है वो प्रेजेंट किया गया. अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आए हुए हैं लेबर और कैपिटल. यहाँ पे x1 जो है वो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और x2 जो है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो अल्फा है ये इलास्टिसिटी है, आउटपुट इलास्टिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, और 1 माइनस अल्फा, इसे कई जगहों पे जो है बीटा भी लिखा होता है. तो ये जो है क्या है, ये आउटपुट इलास्टिसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल. तो ये इस Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन की एक बड़ी अहम करेक्टरिस्टिक्स है में से एक है कि Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी मेजर्ड होती हैं. ऐसा और कोई प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है जिसमें जो है इलास्टिसिटी जो है मेजर्ड फॉर्म में हो. तो ये अल्फा और 1 माइनस अल्फा, दीज आर दी इलास्टिसिटीज ऑफ Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल, एंड दीज आर दी आउटपुट इलास्टिसिटीज. और ये जो ए है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ये आया हुआ है, और ये दोनों के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है. अब ये ए क्या है, इसे हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, पैरामीटर भी कह सकते हैं, और ये जो है टेक्नोलॉजी या नॉलेज को शो करता है. अब ये ए जो है ये x1 के साथ भी अटैच है और x2 के साथ भी अटैच है. इसका मतलब है कि ये जो पैरामीटर है इन दोनों की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए जो है वो यूज़ होता है. कि अगर नॉलेज या टेक्नोलॉजी दोनों इनपुट्स के साथ अटैच हों तो हमारी ये आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगी, मीन्स हमारी लेबर भी जो है एफिशिएंट हो जाएगी, और कैपिटल जो है उसमें भी इन्वेंशन इनोवेशंस होंगी तो आउटपुट में इजाफा होगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. और ये जो ए है इसकी भी 3 कैटेगराइज, इसको अगर हम करें तो ये इसकी 3 कैटेगरीज हैं. कि एक तो अगर ये ए लेबर और कैपिटल दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको जो है वो हैरेट न्यूट्रल टेक्नोलॉजी बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, हैरेट न्यूट्रल टेक्नोलॉजी. अगर ये ए जो है सिर्फ लेबर के साथ अटैच होता तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो लेबर इग्मेंटिंग होती.
इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, लेबर एगमेंटिंग। और अगर जो ये ए है वो कैपिटल के साथ अटैच होता, लेबर के साथ अटैच ना होता, तो इसका मतलब है जो ये ए है वो कैपिटल एगमेंटिंग है, कैपिटल की जो है एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। तो ये जो है पैरामीटर, इसको हमने डिस्कस किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आजकल जो है इस फैक्टर की जो है इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है। अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द तो जितनी भी इन्वेंशंस इनोवेशंस हो रही हैं वो नॉलेज की बेस पे हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बेस पे हो रही हैं। तो अब हम कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जिसने इसको उस वक्त जो है फेमस बनाया, या इसकी वजह से इसने फेमस गेन की एट दैट टाइम व्हेन इट वाज प्रेजेंटेड इन अमेरिका। तो इसकी सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो ओरिजिनल जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन होते हैं वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होते हैं। तो अब हम पहले ये बात कर लें कि होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 का मतलब क्या है। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 का मतलब है कि अगर हम किसी जो है फैक्टर को, किसी कांस्टेंट को प्रोडक्शन फंक्शन के साथ जो है मल्टीप्लाई करें तो एंड पे हम उसको फैक्टर आउट कर, और जब हम उसको फैक्टर आउट करें तो अगर तो उसकी पावर 1 है तो वो ये शो करेगा कि जो आपके रिटर्न्स हैं वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि अगर तो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल उस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल थे, वैसे तो अब भी डिज़ायरेबल हैं, कौन नहीं ये चाहेगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर हम अपनी इनपुट्स को डबल करें तो हमारी आउटपुट भी जो है वो डबल हो जाए। तो कौन ऐसा एंटरप्रेन्योर होगा, कौन ऐसी फार्म होगी, या कौन ऐसा इंडिविजुअल होगा जो बिजनेस करे और वो ये ना चाहे कि अपनी इनपुट्स को डबल करे तो आउटपुट डबल ना हो। तो इस वजह से इसको बहुत फेम मिली थी अमेरिका में जब ये पब्लिश हुआ। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है वो है डिमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इधर कैपिटल या लेबर। अब ये डिमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो हैं वो कैपिटल में भी हो सकते हैं और लेबर में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन। इसका सिंपली मतलब ये है कि हमने, इसका मतलब है कि जब हम आप मार्जिनल, इसी प्रोडक्शन फंक्शन से जब आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज फाइंड कर रहे होते हो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हो। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेबर या पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ले रहे होते हो। इसका मतलब है कि आप दूसरी इनपुट को फिक्स कंसिडर कर रहे होते हो। तो जब आप ये एक नेचुरल फिनोमिना भी है कि जब आप एक फिक्स इनपुट के साथ एक वेरिएबल इनपुट की यूनिट्स को जो है वो इन्हेंस करते जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो वो कब तक आपको प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगी, डिमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एज कम्पेयर टू कॉस्ट, आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और ये जो चीज़ है वो कंसिस्टेंट है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में भी हम इसको देख सकते हैं, वो भी इसको प्रूव करता है कि जब हम सेकंड स्टेज पे होते हैं किसी भी बिजनेस के तो हमें जो है वो ये स्टेज फेस करनी पड़ती है जिसमें जो प्रोडक्टिविटीज़ होती हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज़ जो है डिमिनिशिंग होती हैं। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है वो टूल ऑफ द डे भी है, जिसको यूज़ करके कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को बहुत सारी एम्पिरिकल एस्टिमेशन में यूज़ किया जाता है। और वो क्या है कि ये इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा, ये दीज आर दी पैरामीटर्स। और ये किसको मेजर करते हैं, ये इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। ये किसको मेजर करते हैं, इलास्टिसिटीज। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये वाहद वो प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें ये जो हमारे पास अल्फ़ा एंड 1 माइनस अल्फ़ा, या यहाँ पे अगर बीटा लिखा हो तो ये हमारी इलास्टिसिटीज़ को शो कर रहे होते हैं। हमें इलास्टिसिटीज़ को अलग से मेजर नहीं करना पड़ता। तो इसी वजह से इसको वाइडली एम्पिरिकल एस्टिमेशन में फार्म्स या बिजनेसमैन जो है वो यूज़ करते हैं कि सिंपली इनको एस्टिमेट किया और यहाँ से हमें इलास्टिसिटीज़ जो है फाइंड हमने कर ली। और आपको पता है इलास्टिसिटीज़ की बेस पे हम बहुत सारे डिसीजन करते हैं। लाइक हम ये देखते हैं कि अगर कोई जो प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी लेस है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसकी प्राइस को बढ़ा देंगे और उससे अपने रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज करेंगे। और अगर किसी प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो सेंसिटिव है, मोर इलास्टिक है, तो हम उसकी प्राइस में स्लाइटली चेंज करके जो है अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेंगे या अपनी सेल को बढ़ा लेंगे, वट एवर दी सीन।